सबसे पहले मैं उसी चुनौती का जिक्र करना चाहूंगी जो न सिर्फ भारतीयों के फंसे होने से बल्कि वो डिस्टर्बेंस जो कि बांग्लादेश के और भारत के रिश्तों को इस वक्त एक एक सेंटर में लाता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी चुनौती भारत के लिए इस वक्त आप क्या देखते हैं, खासतौर पर तब जब शेख हसीना इस्तीफा देने के साथ छोड़ चुकी है बांग्लादेश और आग हिंसा सब कुछ अब भी बांग्लादेश में घट रहा है और सब कुछ आर्मी के कंट्रोल में है। देखिए, इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती हिंदुस्तान के लिए है वो मैनीफोल्ड है। उसको कई फ्रंट पे आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले हिंदुस्तान और बांग्लादेश एक बहुत ही पुराने एलाय रहे, स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहे हैं और 1971 से लेके आज तक कई बार सत्ता परिवर्तन हुए, लेकिन हमारे रिलेशंस बने रहे। नई गवर्नमेंट आई, चाहे वो अवामी लीग की थी या किसी भी गवर्नमेंट की थी या चाहे बीएनपी की थी, हमारे रिलेशन और हमारे जो ट्रेड, कॉमर्स, डिफेंस, कॉपरेशन, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, हर एक फील्ड में हमारे एमयू साइन हुए और हिंदुस्तान ने जितना प्रोग्रेस किया तकरीबन तकरीबन बांग्लादेश भी उसी राह पे चला। तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ये चैलेंज है। हम एज ए इंडिया वी वांट दैट कि बांग्लादेश में जल्दी से जल्दी इस तरीके की जो आर्सनिस्ट एक्टिविटी चल रही है, तोड़फोड़ चल रही है, आगजनी चल रही है, एक तरीके का वहां पे भय का वातावरण बना हुआ, वो जल्दी से खत्म हो, लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश हो। और जैसा कि वहां के जनरल साहब ने, वकार उल जमान साहब ने बोला है कि वहां इंटरिम गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो, उसकी हम कामना करते हैं। और जब ये इंटरिम गवर्नमेंट हो, जैसा कि उन्होंने कहा कि उसमें अवामी लीग के नुमाइंदे नहीं होंगे, मैं मानता हूं कि ये जनरल पब्लिक का जो सेंटिमेंट है उसको ख्याल रखते हुए लिया गया है। अगर उनके नुमाइंदे आज नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो भी इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हो उसमें सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। कहने का मतलब इकोनॉमिस्ट, एजुकेशनिस्ट, डिफेंस के ब्यूरोक्रेट, फॉरेन अफेयर्स, एनवायरमेंटलिस्ट, ऐसा आप इंटरिम गवर्नमेंट बनाए जो देश में शांति स्थापित कर सके और आगे आने वाले समय में अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज को एस्टैब्लिश करके एक निष्पक्ष इलेक्शन कराए। ऐसा इलेक्शन ना हो जो जैसा कि जनवरी 2024 में हुआ था, जिसमें सिर्फ अवामी लीग ने पार्टिसिपेट किया, बीएनपी के जो अध्यक्षा है वो जेल में थी और उन्होंने वॉलंटरी इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया और लोगों में एक भावना गई कि एक तरीके से ये रिग्ड इलेक्शन था, वन साइडेड इलेक्शन था। इसलिए जनप्रतिनिधि जो चुने जाते हैं उनका ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ और एक अंदरूनी सिमरन पूरे पूरे बांग्लादेश में चलता रहा और जिसको हवा मिली स्टूडेंट एजुकेशन में, जिसमें 30% रिजर्वेशन था और लोगों का मानना था कि इसके ज्यादातर बेनिफिशियरी अवामी लीग के लोग हैं और उसको कंपाउंड की वहां की इंटरनल प्रॉब्लम जो करप्शन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एक तरीके से जो एक फॉरवर्ड डेवलप हुआ वो देखिए काबू में नहीं आ पाया। यहाँ पे शेख हसीना इंटरनल सिचुएशन को असेस नहीं कर पाई और एक दूसरी ताकत चाइना का प्रेशर और अमेरिका का प्रेशर लगातार बांग्लादेश पे बना हुआ था। चाइना के अपने अलग इंटरेस्ट थे, वो वहां से अपने इंडो पैसिफिक रीजन के सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए तमाम तरीके की बंदिशें और तमाम तरीके के आइलैंड पे अपना आधिपत्य जमाना चाहता था और दूसरी तरफ अमेरिका और एक अपना एयर बेस बनाना चाहता था उनके आइलैंड में। इन दोनों के बीच में शायद ये छोटा सा कंट्री और शेख हसीना इस प्रेशर को सकम कर गई और उन्होंने इंटरनल पॉलिटिक्स और इंटरनल सिमरिंग को ध्यान नहीं दिया। और आज की डेट में जो बांग्लादेश है उसमें प्री 1971 या पोस्ट 1971 की अगर बात करें तो वहां से हमेशा से रेडिकल फोर्सेस का बहुत बड़ा रोल रहा है। मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट, आईएसआई का इंटरफेरेंस और तमाम तरीके के ड्रग पेडलिंग, तमाम तरीके की ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इनको अंजाम देते हैं वहां के रेडिकल्स, वहां के जो एक फेसी परस्त जो टेंडेंसी है लोगों की जो एक तरीके से रेडिकलाइज हो रखे हैं वो इसको बढ़ावा देते हैं। इसको वो नहीं पढ़ पाई। वही सेना देखिए एक दिन पहले 100 लोगों को मार देती है वह स्टूडेंट को, लेकिन अगले दिन जब आवाम प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंट में जाता है तो आराम से चले जाते हैं और तमाम तरीके के आर्सनिस्ट एक्टिविटी होते हैं। तो वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अगर आर्मी ने सारी सिचुएशन को अंडर कंट्रोल में अपने ले लिया था तो फिर कैसे उसके बाद ये स्थिति भयावह होती नजर आई। सबसे बड़ी बात, कर्फ्यू हटा दिया गया तो अब कैसे वहां पर वो नारेबाजी हो रही है जो नजर आती है। शिवम मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जरा मुझे कंफर्म कीजिएगा उनको मेरा ऑडियो क्लियर है तो। शिवम आपका भी स्वागत करती हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राकेश शुक्ला जी भी स्टूडियो में हमें ज्वाइन इन कर चुके हैं।
वरिष्ठ पत्रकार है। लेकिन उससे पहले रविंदर सचदेव सर आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि अभी अभी शारदेंदु सर ने चाइना का जिक्र किया, अमेरिका का जिक्र किया, और सबसे बड़ी बात यह कि जितनी भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं और वहां जो फैली अस्थिरता है उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं भारत पर होता हुआ नजर आया है। और जाहिर है कि हमारे कॉर्डियल रिलेशनशिप इंपैक्ट हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक टॉकिंग डिस्कशन चाइना को लेकर बार बार बनता है। चाइना जिस तरीके से इन कंट्रीज में इंट्रूड कर चुका है, अलग अलग तरीके से कर चुका है, लेकिन क्या साउथ एशिया में क्योंकि भारत का दबदबा बढ़ रहा है, जो चाहता है चाइना डिस्टर्ब हो, और शायद उसकी एक वजह बांग्लादेश में हुई इस हिंसा के तौर पर एक साजिश के नजरिए से देखी जा रही है। डू यू अग्री? नो एंड यस। Okay. फर्स्टली मेरे विचार से ये जो पूरा हुआ बांग्लादेश में, केवल ये प्रोटेस्ट नहीं था रिजर्वेशन का, ये माहौल क्रिएट हो रखे थे पिछले 15 साल से, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। बांग्लादेश के अंदर सिमरिंग टेंशंस थी, डेमोक्रेसी की कोई पार्टिसिपेशन नहीं थी। ऑपोजिशन पार्टी की आप 24 की बात करें, 2018 में भी ऑपोजिशन इलेक्शन नहीं लड़ी थी। एंड शेख हसीना बहुत ही एक आयरन हैंड से गवर्न करती थी। श्योर वो कहती थी कि ये कट्टरपंथियों को मुझे मारना है, पीछे रखना है, इसलिए मैं आयरन हैंड इस्तेमाल कर रही हूं। बट इस प्रोसेस में उसने काफी आई थिंक स्ट्रॉन्ग एक्शंस लिए ऑपोजिशन के खिलाफ, ऑपोजिशन मेंबर्स के खिलाफ। एंड उसके ऊपर फिर जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, कोविड के बाद बांग्लादेश की हालत, इकोनॉमी काफी गड़बड़ा गई, खासकर इनका रेडीमेड गारमेंट्स बिजनेस। तो ये सारे, और इन्फ्लेशन, तो ये सारे फैक्टर्स थे। एंड यस, ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट थी एक तरह से मे बी तिनका ऑन द बैक ऑफ द कैमल, लास्ट स्ट्रॉ था, जिसने एक चिंगारी भड़काई और आगे चला गया। वन सेकेंडली, यस, पाकिस्तान को लग रखिए, चाइना का डेफिनेटली इंटरेस्ट है। और अगर जो कुछ हो रहा था उसमें चाइना किसी हिसाब से, या तो पूरा सूत्रधार ना भी सही, बट वो बहती गंगा में एक तरह से अपना एडवांटेज ले, आग में घी जैसे आप कह रहे हैं डाले, वो पैसा दे करके आईएसआई को, क्योंकि आईएसआई पाकिस्तानी एजेंसीज डेफिनेटली इन्वॉल्व थी इधर जमात के साथ और इनके कट्टर इस्लाम के प्रोजेक्ट को। तो ये सारा अमेरिका की बात, मैं एक चीज सोचता हूं, प्रश्न है, अगर अमेरिका का कहा जाता है, और डेफिनेटली अमेरिका ने भी स्क्रू टाइट किया था बांग्लादेश के ऊपर, इलेक्शन को लेकर के और करप्शन को लेकर, ह्यूमन राइट्स को लेकर के, राइट। अगर अमेरिका ने केवल एक आइलैंड में उसे बेस नहीं मिला, इसके चलते ऐसा पूरा जादू कर दिया कि पूरा रेवोल्यूशन हो गया बांग्लादेश में, और उस रेवोल्यूशन का अंजाम अमेरिका को भी तो पता है कि अगर ये शेख हसीना गई तो कौन आएंगे, ये कट्टरपंथी आएंगे, प्रो चाइना आएंगे। तो क्या अमेरिका ऐसे स्ट्रैटेजी बनाएगी कि ये मुझे टापू दे दो, इन्होंने नहीं दिया तो मैं इसकी कंट्री ध्वस्त करती हूँ, और पूरा का पूरा देश चाइना के भाव में धकेल देगा? तो एक प्रश्न है। अमेरिका डेफिनेटली कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस करता है, गेम खेलता है, बट इस थीसिस से मेरे माइंड में क्वेश्चन है कि भाई क्या आप ट्रेड ऑफ करोगे कि एक आयरलैंड मुझे बेस नहीं मिला तो पूरे देश को तुमने धकेल दिया कट्टर इस्लामिस्ट की ओर एंड चाइना की गोदी में? सो आई वुड टेक अ लिटिल डिफरेंट व्यू ऑन दैट, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा है, एंड आई एम नॉट, बट यस अमेरिका का रोल रहा है। एंड देन बैक, यस, जो कंडीशंस थी, कंडीशंस वर राइट, ये पिछले 6 महीने से चल रही थी, साल भर से चल रही थी, खासकर जब इलेक्शन हुई, इलेक्शन के बाद जो हालात थे, इट वाज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ टाइम कि ये एक टाइम बॉम्ब है। देखिए, एक प्रेशर कुकर होता है, बांग्लादेश एक प्रेशर कुकर बन गया था। प्रेशर कुकर में अगर आप विसल के लिए जगह ना दो, स्टीम निकलने को, तो वो फट जाता है। तो देश के अंदर शेख हसीना ने वो एक अपॉर्चुनिटी नहीं दी। एंड लास्ट क्विक पॉइंट, अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट बन रही है, मुझे ध्यान है साउथ अफ्रीका में रहता है ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, जब व्हाइट्स हटे थे अपार्थाइड। सो मे बी बांग्लादेश को एक तरह की नेशनल, नॉट यूनिटी, बट एक ट्रुथ काइंड ऑफ अ कमीशन, ताकि देश साथ में आए और एक संभली हुई इंटरिम सरकार बने।